अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास से बस डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूईटी के पेपर में पूछे हैं। सो ना क्वेश्चन नंबर 1, थ्री सिमिलर लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज डीसी सप्लाई शोन इन फिगर। द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द बल्ब ब्रेक्स। व्हाट हैपेंड टू द एमीटर रीडिंग एंड टू द ब्राइटनेस ऑफ द रिमेनिंग बल्ब्स। अब सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि जब बल्ब्स की बात की जाती है तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना पावर के लिए, वो होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब्स कनेक्टेड हैं वो वोल्टेज, सॉरी, हमारे यहाँ पे जो बल्ब्स कनेक्टेड हैं वो तीनों आपस में जो कनेक्टेड हैं वो पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है। और जब कोई भी एलिमेंट पैरेलल कनेक्ट होता है, चाहे कैपेसिटेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे बल्ब हो, तो उनका हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो कैसा आता है। उनका हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो उनका वोल्टेज हमारे पास कैसा होता है, उनका वोल्टेज हमारे पास होता है सेम। तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज नंबर 2 वाले बल्ब का होगा, वही वोल्टेज नंबर 3 वाले बल्ब का होगा। तो अगर इनमें से कोई सा भी बल्ब हमारे पास खराब भी हो जाता है तो वोल्टेज के ऊपर कोई फर्क नहीं आना, उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर वोल्टेज हमारे पास वही रहेगा तो जो हमारे पास पावर है, ठीक है, वो भी हमारे पास वही रहेगी। ओके, उसमें भी हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो ब्राइटनेस हमारे पास कैसी होगी, ब्राइटनेस हमारे पास अनचेंज होगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एमीटर की। देखो एमीटर का काम क्या होता है। एमीटर का काम बेसिकली हमारे पास होता है कि सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करके बताना। अगर हमारे पास तीनों में से कोई सा भी जो बल्ब है वो खराब हो गया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। अब जब उसके अंदर से करंट हमारे पास जो फ्लो है वो नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू के अंदर क्या आएगा, एमीटर की वैल्यू के अंदर हमारे पास जो है वो डिक्रीमेंट आ जाएगा। ओके। सो बेसिकली आपके पास जो एमीटर की रीडिंग है वो हमारे पास होगी डिक्रीज, और हमारे पास जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो हमारे पास होगी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज फॉलोइंग इज कंजर्व। हमारे पास इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है और बॉडी का मोमेंटम भी हमारे पास कंजर्व है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों हमारे पास कंजर्व है। कंजर्व होने से मुराद है कि जो वैल्यू कोलिजन से पहले थी वही वैल्यू के बाद होगी, जब भी हम लोग कह रहे हैं कि कंजर्व है। कोलिजन बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी दो सब्सटेंस जो है वो आपस में जब एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं कोलिजन। एक और भी हमारे पास कोलिजन होता है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कंजर्व नहीं होती। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती, हाँ, लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास कंजर्व होता है। तो विच इज बोथ ऑप्शन जो है वो हमारे पास बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स ऑन इनपुट साइड एंड 500 टर्न्स ऑन आउटपुट साइड। इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज आर 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर, व्हाट इज द आउटपुट पावर। देखो हम लोग जो ट्रांसफार्मर का केस पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर हम लोग वाली बात मानते हैं कि हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो 100% है। एफिशिएंसी का मतलब है कि जब एफिशिएंसी हमारे पास 100% है तो पावर इनपुट जो है वो हमारे पास पावर आउटपुट के बराबर है। ठीक है। तो पावर इनपुट कितनी है हमारे पास, 220 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू यही होता है। तो पावर आउटपुट भी कितनी हो जाएगी, 220 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 220 ऊपर और 5 आपके पास नीचे। तो 5 जीरो से जीरो, 5 टू ज़ा 10, तो जीरो यहाँ पे वन पर कैरी, 5 टू ज़ा 10 एंड 10 प्लस 1 11। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1100 वॉट, विच इज पावर आउटपुट। Now, question number 4. The amount of heat required to change the phase of a substance is known as। ये सवाल आपसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है। हमारे पास जो हीट होती है उनके काफी सारी टाइप्स। देखो हीट कैपेसिटी बेसिकली आपके पास होती है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का अगर आप जो हो वो टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो आपके पास जो हीट दी जा रही होगी उसे कहेंगे हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास कहला रही होती है कि कोई भी आपके पास जो है सब्सटेंस है, अगर वो आपके पास सब्सटेंस 1 किलोग्राम का, तो 1 किलोग्राम वाली बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए आपको जो हीट चाहिए होगी वो आपके पास कहला रही होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ना लिटिल हीट क्या होता है, लिटिल हीट को बेसिकली इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो हीट जो छुपी हुई हो। लेटेंट हीट बेसिकली आपके पास एक ऐसी हीट होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस का जो फेज होता है उसको चेंज करने के लिए चाहिए होती है, तो ऐसी हीट को हम लोग कह रहे होते हैं लेटेंट हीट। नाउ लेटेंट हीट से बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड आया है फेज।
फेज का मतलब आपके पास होता है कि व्हाट यू ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर है, वो सब्सटेंस आपके पास सॉलिड के अंदर है, किसके अंदर है। तो उससे हम लोग कह रहे होते हैं कि वो आपके पास क्या है, फेज है। तो लेटेंट हीट बेसिकली आपके पास होता है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि बेसिकली आपके पास जो है किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए चाहिए होती है, इसे हम लोग कह रहे होते हैं लेटेंट हीट। अच्छा, जब बेसिकली आपके पास किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज हो रहा होता है ना, तो उस वक्त उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। उस वक्त उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। जब पानी आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आता है, तो पानी आपके पास जो है वो डायरेक्ट बॉयल नहीं होता। उस वक्त जो है वो जो हीट जा रही होती है बेसिकली, वो उसके फेस चेंज करने में जा रही होती है। ओके, तो बेसिकली आपके पास ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, AC voltage is fed into a single diode rectifier. The output of the rectifier is, देखो रेक्टिफायर बेसिकली आपके पास जो है वो डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करती है। और जो प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे हम लोग कह रहे होते हैं रेक्टिफिकेशन। अब आपके पास जो मिनिमम डायोड चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, आपको जो मिनिमम डायोड चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो चाहिए। अब सिंगल डायोड का मतलब है कि आपके पास ये कोई डायोड है। अब यहाँ से हमने जो है वो एसी वेव इस तरीके से भेजी, ठीक है। अब आपके पास जो ग्राफ बन रहा होगा ना, वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ये पहले साइकिल के अंदर आपके पास कंडक्ट होगा, फिर ब्लॉक होगा, फिर कंडक्ट होगा, ब्लॉक होगा, फिर कंडक्ट होगा, आपके पास ब्लॉक होगा। तो आपके पास हाफ वेव डीसी वोल्टेज जो है वो आपके पास बन रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब आपके पास नॉन ओमिक डिवाइस से मुराद आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग कहेंगे नॉन ओमिक डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस में आपके पास जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है, वो आपके पास नॉन लीनियर होता है, ठीक है। और जब भी आपके पास कोई भी जो ग्राफ है, अगर उसका रिलेशन आपके पास नॉन लीनियर हो, तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता। ओके, वो पैराबोला भी बना सकता है, हाइपरबोला भी बना सकता है। अगर डायोड की बात करें तो उसकी शेप हमारे पास ये होती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर कुछ इस तरीके से शेप होती है। ओके, तो बेसिकली आपके पास जो कोई भी ग्राफ जो आपके पास नॉन लीनियर का होता है, वो आपके पास कैसा बना रहा होता है, वो आपके पास नॉट स्ट्रेट लाइन बना रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द टाइम पीरियड ऑफ SHMS इज डबल, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बिकम। आपके पास जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इक्वल टू 1/f, यानी कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली डिपेंडेंट है। अगर आप टाइम पीरियड को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। टाइम पीरियड को आप इंक्रीज कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 2 टाइम डिक्रीज होगी, यानी कि हाफ। Question number 8. Coulomb force of 1.8 Newton is exerted between two charges when air is present between them. If slab of ER equals to 2, then force becomes. अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो कूलम्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हमारे पास जो कूलम कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो फोर्स कूलम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है एयर के लिए। अगर आपके पास जो एयर अदर देन एयर आएगा आपके पास कोई भी मीडियम, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू फोर्स ऑन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपके पास जो फोर्स ऑन एयर है वो आपके पास है 1.8 न्यूटन, तो ऊपर आपके पास आ गया 1.8, नीचे आपके पास आ गया 2। इस पॉइंट का मैं आगे जो है 1.8 का पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1, नीचे आपके पास आ गया 2। तो ना 2 1 2 और 2 9 18, तो यानी कि आपके पास आंसर आ रहा होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1 न्यूटन, या फिर आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.9 न्यूटन, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस का 4k विल बी। स्केलर प्रोडक्ट से आपके पास मुराद है कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपके पास होता है a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमने जो है उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बन जाएगा 2j प्लस का 3k डॉट 3i माइनस का 4k। अब डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये होता है कि आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से होगा, के वाला के से होगा। तो 3 के आपके पास जो है 4 के से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस आपके पास आएगा माइनस, एंड 4 3 से आपके पास होता है 12। तो आपके पास इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा माइनस का 12 यूनिट्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आपके पास जो है डॉट प्रोडक्ट में ना ये कंडीशन वो भी होती है, दैट इज आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के। ये कंडीशन जो है आपके पास वो भी होती है, और इन सब का आंसर जो है आपके पास बना रहा होता है। अच्छा, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज नजर आ जाए ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फिर भी हम लोग जो है वो ए डॉट बी से इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, उसको इक्वेट करते हैं जीरो के, ठीक है, फिर हम लोग जो है आसानी निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड हैज मास नंबर एंड चार्ज नंबर। जब भी हमारे पास अल्फा डीके होता है तो हमारे पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है उसके अंदर डिक्रीज आ जाता है बाय 2, वो डिक्रीज हो जाता है बाय 2। और उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है बाय 4। एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 4, और आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 2। ओके, दिस इज अल्फा डीके। अच्छा, साथ ही साथ आपके पास बीटा डीके भी होता है। बीटा डीके के अंदर आपके पास दो टाइप्स, वन इज बीटा पॉजिटिव, अदर इज आपके पास होता है बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव डीके में आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है, आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है बीटा पॉजिटिव डीके में, ठीक है, वो आपके पास रिमेन्स अनचेंज होता है। और बीटा नेगेटिव डीके में भी आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर है वो भी आपके पास रिमेन्स अनचेंज ही होगा। तो आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर होगा, आपके पास जो एटॉमिक चार्ज नंबर होगा बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर, एटॉमिक चार्ज नंबर जो आपके पास बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर होगा वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा बाय 1। और आपके पास बीटा नेगेटिव डीके के अंदर जो एटॉमिक चार्ज नंबर होगा वो हो जाएगा बेसिकली इंक्रीज बाय 1। So now this is all about कि वो एमसीक्यू जो कि यूईटी के पेपर्स के अंदर आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।